हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी का जो नया सिलेबस अपने कर रहे हैं उसमें हम उन टॉपिक्स को ही देख रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नए जुड़े हैं, क्योंकि बाकी सिलेबस अपने कर चुके थे और काफ़ी कुछ हमारा सिलेबस हो भी चुका है। सिलेबस के अंतिम दौर में हैं हम। आज हम जिस यूनिट और जिस लेक्चर के विषय में बात करने वाले हैं वो है हमारा राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के इतिहास से संबंधित। दोस्तों, ये हमारी यूनिट नंबर 9 का टॉपिक था। इसे हमने छोड़ दिया था। हमने दो टॉपिक छोड़ दिए थे पहले। एक तो 1885 से 1919 और ये कहा था कि थोड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए हम इनको बाद में देखेंगे, और ये हमने कल पूरा कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के इतिहास के विषय में, और चूंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए इसकी वीडियो भी थोड़ी ज़्यादा बनने वाली है। लेकिन कोशिश की गई है कि एग्जाम ओरिएंटेड हो और उन्हीं फैक्ट्स को शामिल किया जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि रीट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले फैक्ट जो हैं उनके विषय में डिस्कस करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, हमें कौन कौन से जो है राजवंशों का अध्ययन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा, जो हम बात करेंगे मुख्यतः जो राजवंश आता है वो अपना आता है राजपूत, और राजपूतों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में। फिर देखिएगा हमारे पास में जो वंश आता है वो है गुर्जर प्रतिहार। फिर देखिएगा हम अध्ययन करेंगे गुहिलों के विषय में। उसके बाद में हमारे पास में रहेंगे चौहान, फिर राठौड़ मारवाड़ के जो थे, कछवाहा जो रहेंगे जयपुर वाले, उनके विषय में बात करेंगे। इनके अलावा जो कुछ अन्य वंश भी थे जैसे कि भाटी थे, या फिर यादव थे, या फिर जाट थे, इन सभी के विषय में अपनी बात करने वाले हैं, और वो सारे फैक्ट हम देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और सबसे पहले हम देख लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा मत प्रचलित है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजपूत जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, वो किस प्रकार से आता है। तो राजपूत जो शब्द है वो संस्कृत के राजपुत्र से बना हुआ है। दोस्तों, किससे बना हुआ है? राजपुत्र से बना हुआ है, जिसका उपयोग हम किया करते थे शासक के रूप में। यानी ऐसा नहीं है कि राजपूत जो शब्द है उसको अभी प्रयोग में लिया जाने लगा या किसी जाति विशेष के लिए था, ऐसा नहीं था। उसको पहले भी क्षत्रिय शासकों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा था, और ऐसा हमें प्रमाण भी मिलते हैं कि वैदिक काल में मुसलमानों के आक्रमण से पहले यहाँ के जो शासक थे, जो क्षत्रिय शासक थे, वो सारे के सारे क्षत्रिय ही कहलाते थे, और बाद में इन शासकों की जाति के लिए ही जिस शब्द का प्रयोग हुआ वो कहलाया था राजपूत। और सीयू की जो वेंसांग की रचना है, सीयू की के अंदर भी राजपूत शब्द का उल्लेख किया गया है। कहीं राजाओं को क्षत्रिय लिखा गया है तो कहीं पर राजपूत भी कहा गया है। दोस्तों, महाभारत में भी हमें इस शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जब विराट पर्व के अंदर द्रौपदी को राजपूती कुलीन क्षत्राणी के रूप में दिखाया जाता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये शब्द जो है वो पहले से ही प्रचलित था दोस्तों, और शासकों के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन हम कहें कि एक प्रकार से ये स्टेब्लिश हुआ, जो शासक जाति के लिए प्रयोग होना शुरू हुआ, तो हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम आक्रमण था उसके बाद में। या हम यहाँ स्टेटमेंट लेंगे इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत का। ये कहते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण तक यहाँ के राजा क्षत्रिय ही कहलाते थे। जो मुसलमान आए उनसे पहले जो राजा थे वो क्या कहलाते थे? क्षत्रिय ही कहलाया करते थे। लेकिन उनके आने के बाद में इनका बल थोड़ा टूट जाता है, और जो राजा हैं, जो स्वतंत्र राजा हुआ करते थे, वो एक प्रकार के सामंत नरेश बन करके रह जाते हैं, और इन सामंत नरेशों के लिए ही, इन शासकों के लिए ही धीरे धीरे आगे जो शब्द प्रयोग किया जाने लगा वो कहलाता है राजपूत। अगर हम बात करें दोस्तों राजपूत काल कौन सा है दोस्तों, तो राजपूत काल भी हम यही मानते हैं कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 के अंदर, और मोहम्मद गोरी जो है वो दिल्ली पर अधिकार करता है 1206 के अंदर लगभग है दोस्तों। तो इसके बीच का जो काल है वो काल कहलाता है दोस्तों राजपूत काल। या हम सीधा सीधा कहें 650 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो काल है, उस काल के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों वो आता है राजपूत काल।
तो हमें जिसके बारे में अध्ययन सबसे पहले करना है, हम राजपूत काल को देखेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कि कौन कौन से मत जो हैं वो हमारे यहाँ पर प्रचलित है। दोस्तों अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटा है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले हमारा जो मत आता है वो आता है अग्निकुंड का मत। ये दोस्तों काफी ज्यादा प्रचलित है। अगर आपसे पूछा जाए इस मत के प्रतिपादक कौन थे, तो चंद्रबरदाई ने ये मत दिया था। उनके पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके अंदर हमें अग्निकुंड से उत्पत्ति देखने को मिलती है। इसमें ये बताया गया कि जो गुरु वशिष्ठ थे जो आबू पर्वत पर रहा करते थे। दोस्तों यहाँ उन्होंने जो बताया, गुरु वशिष्ठ जो थे वो क्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे, अनुष्ठान किया करते थे और उसमें खलल डालने का कार्य किया करते थे। दानव कह सकते हैं, दैत्य कह सकते हैं, राक्षस कह सकते हैं। अब इनका तो काम ही क्या होता है, खराब करना होता है। दोस्तों ये जब गुरु जी या फिर ऋषि जो थे ये यज्ञ कर रहे होते थे तो दानव दैत्य आते थे और उनके अंदर देखिएगा कि मांस और हड्डियां डाल करके चले जाते थे और ये यज्ञ क्या हो जाता था, यज्ञ हो जाता था अपवित्र। तो इससे जो गुरु हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, ऋषि बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक अनुष्ठान करते हैं और इस अनुष्ठान से देखिएगा कौन कौन उत्पन्न होता है। परमार आते हैं, प्रतिहार आते हैं, चालुक्य आते हैं या जिन्हें हम सोलंकी कहते हैं, चालुक्य आते हैं। ये तीन आते हैं दोस्तों, लेकिन ये असफल हो जाते हैं, ये सफल नहीं होते। ऐसा मान लीजिएगा इनके साथ में माँ नहीं थी या माँ का आशीर्वाद नहीं था दोस्तों, यानी माता का आशीर्वाद नहीं था। तो किस प्रकार से मैंने ये कहा, तो देखिएगा चौथे फिर यज्ञ किया जाता है और चौथे योद्धा जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं चौहान। और चौहान जो हैं अपनी कुल देवी जो है, कौन सी कुल देवी, आशापुरा, आशापुरा को कुल देवी मानते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में जो राक्षस हैं उनको दैत्यों को मार मार करके भगा देते हैं। तो देखिएगा चौहान जो थे आशापुरा माता के आशीर्वाद से इस दैत्यों को जो है हराने का काम करते हैं। ये तीन, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये तीन और एक ये दोनों मिलाकर के हो गए चार जो वंश हैं इनकी उत्पत्ति इस अग्निकुंड से मानी जाती है, इसलिए हम इसे अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं या फिर हम इसे अग्निवंशीय कह सकते हैं क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई वो अग्निकुंड से हुई थी। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे कि राजपूतों के चार वंश जो हैं वो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ कुंड से उत्पन्न किए थे। दोस्तों तो इसके बाद में देखिएगा कर्नल टोड और विलियम क्रूक जो हैं वो इस मत का प्रयोग राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के संबंध में भी करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। ऐसा मानते हैं कि ये कहते हैं कि राजपूत जो आए थे ये विदेशी जातियां थी, यहाँ पर देखिए शासन करते हैं लेकिन उनको यज्ञ करके भारतीयकरण उनका कर दिया जाता है, उनको शुद्ध कर दिया जाता है। दोस्तों तो इस रूप में भी आप अग्निकुंड को देख सकते हैं, जो भी मत रहा हो दोस्तों ये इतिहासकारों के दिए हुए हैं। दोस्तों 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भाटों ने इसका खूब गुणगान किया है और इसका समर्थन जो है वो मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण जो है ये भी करते हैं। दोस्तों ये भी इनका समर्थन करते हैं। दोस्तों तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए अग्निकुंड का जो मत है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही है कि चंद्रबरदाई के द्वारा दिया गया है। दोस्तों फिर हम बात कर लेते हैं सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय उत्पत्ति के विषय में, सूर्यवंशी और चंद्रवंशीय उत्पत्ति के विषय में। तो यहाँ जो आपके लिए नाम आता है विशेषतः इसको समझ लीजिएगा, पहले जगदीश सिंह गहलोत का नाम आता है और वो वर्तमान में जो राजपूत हैं वो उसकी उत्पत्ति वैदिक और पौराणिक काल में क्षत्रिय आदि के जो उस समय के क्षत्रिय हुआ करते थे, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हुआ करते थे, उन्हीं के संतान मान करके चलते हैं। दोस्तों और ये बताते हैं कि पुराणों के आधार पर ही जो चंद्रवंशी हैं, जो चंद्रवंशी हुआ करते थे वो कृष्ण और अर्जुन के वंशज थे और जो सूर्यवंशी थे, जो सूर्यवंशी हैं वो लव कुश के वंशज माने जाते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रवंशी और सूर्यवंशी का जो मत हमारे सामने आता है। दोस्तों
तो यहाँ आगे हम जाएं तो भाटों ने भी राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया हुआ है। यादव भाटियों में भी के द्वारा भी चौहानों को चंद्रवंशीय बताया गया है दोस्तों। हम्मीर महाकाव्य की बात करें, अगर हम बात करें हम्मीर महाकाव्य जो है, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, किसका है, ये नयन चंद्र सूरी का है दोस्तों। ये हम्मीर महाकाव्य में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया जाता है दोस्तों। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये कहे कि अग्निकुंड के बजाय ये कहते हैं कि प्राचीन समय में जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शासक हुआ करते थे उन्हीं की उत्पत्ति है दोस्तों। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को सूर्यवंशीय और चंद्रवंशीय बताया है। ओझा के अनुसार राजपूत जो है वो प्राचीन क्षत्रियों के ही वंशधर हैं, अलग से नहीं आए थे। जो प्राचीन समय में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शासक हुआ करते थे उन्हीं की उत्पत्ति है दोस्तों। जगदीश सिंह गहलोत क्या कहते हैं, जगदीश सिंह गहलोत कहते हैं कि वर्तमान राजपूतों के जो वंश है वो वैदिक और पौराणिक काल में राजन्य, क्षत्रिय आदि नाम से प्रसिद्ध जो है सूर्य व चंद्रवंशीय क्षत्रियों की ही संतान है। उस समय जो सूर्यवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंशीय क्षत्रिय हुआ करते थे उन्हीं के संतान है दोस्तों। अग्नि पुराण की बात करें तो चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन और सूर्यवंशी जो है वो लव और कुश के ही वंशज राजपूत हुआ करते थे। तो इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो आपको याद करना है दोस्तों। सूर्यवंशी कौन थे, लवकुश वाले थे। कृष्ण और अर्जुन वाले कौन से हुआ करते थे, चंद्रवंशी हुआ करते थे। दशरथ शर्मा भी इनके लिए जो मत प्रयोग में लेते हैं वो भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का ही लेते हैं दोस्तों। इस मत का समर्थन C.V. वैद्य के द्वारा भी किया गया है। कर्नल टोड और विलियम ब्रुक ओझा के मत का खंडन करते हैं। ये तो अभी हमने बात भी की थी। ये अग्निकुंड वाला ये देखिए विदेशी मानते हैं और ये कहते हैं कि उनको शुद्ध करने के लिए जो है हवन वगैरह किया गया था दोस्तों। फिर हम मानते हैं अगले मत को। अगले मत जो हमारा है विदेशी उत्पत्ति का मत। कर्नल टोड राजपूतों को शक और सीथियन जाति का ही वंशज मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विदेशी उत्पत्ति किससे हुई थी तो शक और सीथियन को अपने मान के चलते हैं। और ये बताने वाले कौन थे, ये बताने वाले थे कर्नल टोड। वी स्मिथ भी राजपूतों को विदेशियों या फिर हूणों की संतान मानते हैं। इनके अनुसार शक और युचि के भांति गुर्जर और हूण जातियां हिंदू धर्म में मिलकर के क्या बन गई थी दोस्तों, हिंदू बन जाती हैं। यानी ये भी विदेशी जातियां ही थी जो बाद में क्या बन गई, हिंदू बन गई, जिनका भारतीयकरण हो गया। ओझा जो है वो इस मत का खंडन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे जरूरी आपसे पूछा जाए विदेशी उत्पत्ति में तो आप कर्नल टोड या फिर जिसे हम कहते हैं घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा कौन थे दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्हें ही घोड़े वाले बाबा कहते हैं दोस्तों। और ये बताते हैं कि राजपूत, यूनानी, शक, हूण, कुषाण जैसी विदेशी जातियों हैं उन्हीं का सह मिश्रण है दोस्तों। और इसका प्रमाण देते हुए ये कहते भी हैं, टोड कहते हैं कि जैसे हम कहें सती प्रथा या हम कहें अश्वमेघ की बात करें हम, इसके अलावा सूर्य उपासना की बात करें या फिर हम कहें कि ये भी शस्त्र और घोड़ों की पूजा की बात करें तो ये जो सारी प्रथाएं हैं ये इनकी विदेशी जातियों से मिलती जुलती है दोस्तों। हालांकि ये अग्निकुंड की कहानी को अस्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं मानते, अग्निकुंड से नहीं हुई। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो इनकी पुस्तक है उसमें ये लिखते हैं कि विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के आसपास भारत में आती हैं और यहाँ के साम्राज्य को जीत लेती हैं और जीतने के बाद में यहाँ के शासक बन जाते हैं। और फिर बाद में क्या किया जाता है, उन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र करके भारतीय जाति व्यवस्था के अंतर्गत इनको ढाल दिया जाता है, इनको ले लिया जाता है दोस्तों। तो ये हमारा था विदेशी मत, विशेषतः इसमें कर्नल टोड का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं गुर्जरों से उत्पत्ति के संबंध में। तो दोस्तों भंडारकर जो है वो दो प्रकार से मानते हैं। ये मानते हैं गुर्जर से भी हुई थी और ब्राह्मण से भी हुई थी दोस्तों। अब वो कैसे हुई थी वो देख लीजिएगा। डॉक्टर D.R. भंडारकर कहते हैं कि गुर्जरों का हूणों से निकट संबंध था। गुर्जर जो थे उनका हूणों से निकट संबंध था और ये दोनों जातियां कैसी थी दोस्तों, विदेशी हुआ करती थी दोस्तों।
दोनों ही विदेशी थी और राजपूतों को गुर्जर मानकर उनका संबंध जो है वो श्वेत हूणों के साथ में स्थापित करते हैं और फिर विदेशी वंशीय उत्पत्ति पर बल देते हैं। ये राजपूतों को क्या मानते हैं? गुर्जर मानते हैं और उनका संबंध स्थापित करते हैं श्वेत हूणों के साथ में और फिर विदेशी वंशीय उत्पत्ति के ऊपर ये बल देते हैं। दोस्तों ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी पुष्टि भी करते हैं। वो पुष्टि करते हुए बताते हैं कि पुराणों में गुर्जर और जो हूण हैं उन्हें विदेशी ही बताया गया है। दोस्तों जब ये कहते हैं कि गुर्जर जो थे राजपूत थे तो हूणों के साथ में उनका संबंध स्थापित हुआ और फिर अपने वंशीय उत्पत्ति को मानते हैं, तो पुराणों के अंदर जो गुर्जर और हूण हैं उन्हें विदेशी ही कहा गया है। तो इस प्रकार से ये विदेशी मत को मानते हैं और उनका मानना है कि अग्नि वंशीय प्रतिहार जो थे, परमार थे, चालुक्य थे, चौहान थे, जिनकी अग्निकुंड से उत्पत्ति अभी हमने देखी थी, तो ये भी क्या थे? गुर्जर ही थे। और चूंकि गुर्जर कौन से हैं? गुर्जरों को पुराणों में विदेशी बताया गया है, तो इस प्रकार से ये विदेशी हो गए, क्योंकि राजौर अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है। इन प्रतिहारों को क्या बताया गया? गुर्जर बताया गया। और गुर्जरों को पुराणों में क्या बताया गया है? विदेशी बताया गया है। तो इस प्रकार से ये विदेशी संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कुछ राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना गया है। भंडारकर ये बताते हैं कि बिजोलिया शिलालेख के आधार पर ये कुछ वंशों को जो है ब्राह्मणों से उत्पन्न भी मानते हैं। दोस्तों वे चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण और गुहिलों की उत्पत्ति जो है वो नागर ब्राह्मणों से मानते हैं। तो इस प्रकार से भंडारकर में दो मत हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, एक तो ब्राह्मण से संबंधित है और दूसरा जो है वो विदेशी जातियों से संबंधित अपने कह सकते हैं। दोस्तों फिर हम मानते हैं वैदिक क्षत्रियों की संतान। ये जो मत है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीएम वैद्य का है। ये राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो वैदिक क्षत्रियों से ही मानते हैं। ये बताती हैं कि मनुस्मृति को अगर हम पढ़ें तो मनुस्मृति के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है, यानी राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्मा से हुई है। और ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुई है। दोस्तों तो इस प्रकार से ये संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और इनके अनुसार अगर आपसे पूछा जाए वैदिक क्षत्रियों से, यानी वैदिक काल में जो क्षत्रिय थे वही राजपूत आगे जा करके बनते हैं। और ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति मनुस्मृति ये कहती है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ये शासक हुआ करते थे। तो ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय जो है वो ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से जो है ये वैदिक क्षत्रियों के संतान इनको मान करके चलते हैं। फिर अगला हमारा अंतिम जो इम्पोर्टेंट मत आता है वो है सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत। इसको देने वाले थे बी.डी. चट्टोपाध्याय। बी.डी. चट्टोपाध्याय जो देते हैं मत और वही सर्वाधिक अपने मान्य भी मान करके चलते हैं। दोस्तों और ऐसा माना गया है इस मत के अनुसार कि राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रिय और विदेशी रक्त दोनों ही है ना। दोस्तों इन्होंने दोनों का मिश्रण कर दिया कि क्षत्रिय और विदेशी रक्त के मिश्रण और उनके द्वारा जो नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बनाई गई उसी के फलस्वरूप जो है वो राजपूतों की उत्पत्ति होती है। यही हमारा सबसे मान्य मत अपने मान करके चलते हैं। तो ये हमारा जो मत था वो किसके द्वारा दिया गया है? बी.डी. चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विशिष्ट मतों के विषय में बात की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि रीट का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया गया है। और रीट ही नहीं आगे भी आपको और सिलेबस करवाए जाएंगे, चाहे वो SI का हो, RS की मुख्य परीक्षा हो या फिर प्री का एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सभी तैयारी आपको यहाँ पर रेगुलर मिलती रहेगी। दोस्तों तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।